नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है बाल विवाह या अपराध। इस कहानी के 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये 5 और अंतिम पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। उसकी बात सुनकर प्रभास ने अपनी लाल आंखों से शिवा की तरफ देखा और गहना को अपने से अलग कर दिया। उस पल में गहना को ऐसा महसूस हुआ जैसे प्रभास ने उसका साथ छोड़ दिया। प्रभास ने गहना को खुद से हटाकर अलग खड़ा कर दिया तो गहना को ऐसा लगा जैसे उसका सोचना सही साबित हो गया था। प्रभास ने आखिर उसका विश्वास नहीं किया था। वो कांपती हुई पीछे हटने लगी और दीवार से लग गई। आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे, जो शिवा की वजह से नहीं, प्रभास की वजह से थे। धुंधलाई आंखों से वो प्रभास को देख रही थी, जो शिवा की तरफ बढ़ रहा था। प्रभास शिवा को देखकर आराम से बोला, क्या कह रहा है तू? शिवा उसकी लाल आंखें देखकर डरा हुआ था, पर फिर प्रभास की नरमी देखकर बोला, भैया, ये लड़की मेरे पास आई थी और तभी उसके मुंह पर एक थप्पड़ पड़ा। शिवा की गर्दन एक तरफ को झुक गई। थप्पड़ की आवाज़ सुनकर गहना ने अपने आंसू पोंछे और शिवा को देखने लगी। उसने गर्दन सीधी की, तभी प्रभास ने उसे एक और थप्पड़ जड़ दिया और बोला, खबरदार, जो इसके खिलाफ एक शब्द भी कहा, तेरी जुबान खींच लूँगा। अगर भगवान भी आकर मुझसे कहे ना कि गहना गलत है, मैं तब भी नहीं मानूंगा। तो तूने सोच भी कैसे लिया कि तू ये बकवास करेगा और मैं मान लूँगा? उसे छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इतना बोलकर उसने एक के बाद एक शिवा पर घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। शिवा के होठों से खून निकल रहा था और प्रभास उसे मारे जा रहा था। कुछ ही देर में शिवा अधमरा हो चुका था। प्रभास ने उसे इतना मारा था कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। वो जमीन पर पड़ा हुआ था और अब प्रभास उस पर लात बरसा रहा था कि तभी ऋषि अंदर आया और प्रभास को रोकने लगा। वो मार धाड़ की आवाज़ें सुनकर ऊपर आ गया था। सारा माजरा समझते उसे देर न लगी। ऋषि को देखकर प्रभास रुका तो ऋषि ने उसे शिवा से दूर किया और बोला, मैंने जीप मंगा ली है, मैं इसे लेकर जाता हूँ, तो सुबह एफआईआर करवाने पुलिस स्टेशन आ जाना। प्रभास ने गर्दन हिलाई तो ऋषि शिवा को घसीटते हुए वहाँ से लेकर चला गया। प्रभास ने अपना हाथ झटका। शिवा को मार मार कर उसके हाथ में दर्द हो गया था। वो मुड़ा और उसने गहना की तरफ देखा, जो दीवार से चिपकी खड़ी थी और लगातार उसे देख रही थी। कमरे का सारा सामान इस दौरान इधर उधर बिखर गया था। प्रभास लड़खड़ाता हुआ गहना के पास आया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर गहना के चेहरे पर बिखरे बालों को ठीक किया और धीरे से बोला, तो तुम्हारी घबराहट का ये कारण था? उसके इतना बोलते ही गहना उसके सीने से लग गई और रोने लगी। प्रभास ने इस बार अपने हाथ नीचे ही रखे और नाराज़गी से बोला, मैं बार बार तुमसे पूछता रहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? गहना ने कुछ नहीं कहा, बस उसे गले लगकर रोती रही। तो प्रभास दोबारा बोला, मुझ पर भरोसा नहीं था ना तुम्हें? गहना उससे अलग हुई और नामे गर्दन हिलाने लगी और उस जैसे उसे कह रही हो कि ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी हालत देखकर प्रभास को उस पर तरस आने लगा था। गहना का कथन उसे बार बार याद आ रहा था कि उसके बिना उसे रात नहीं गुजारनी। सच में अगर प्रभास नहीं आता तो आज रात सब खत्म हो जाता। फिर भी गहना ने उस पर भरोसा नहीं किया। वो बार बार पूछता रहा, पर गहना ने उसे नहीं बताया। ये बात कहीं ना कहीं उसे चुभी थी। गहना उसे लगातार देख रही थी, इसलिए प्रभास से भी रुका नहीं गया और उसने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। गहना के रोने की आवाज़ से प्रभास भी रो रहा था। अगर वो नहीं आता तो अनर्थ हो जाता। दोनों ही रोते रोते एक दूसरे की बाहों के सहारे से दीवार से सट कर नीचे बैठ गए थे। कुछ देर रो लेने के बाद गहना बोली, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, बहुत बहुत गंदा लग रहा था। प्रभास ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके आंसू पोंछे। उसके गले पर बने दांतों के निशान देखकर उसका खून खोल उठा। उसने उस जगह पर अपना हाथ रखा तो गहना की हल्की सी सिसकी निकली। प्रभास ने उस जगह पर अपने होठों से छू लिया। गहना की आंखें बंद हुई तो प्रभास ने पूछा, अब तो गंदा नहीं लग रहा ना? गहना ने ना में गर्दन हिलाई और उन्होंने एक दूसरे को फिर से आगोश में ले लिया और कुछ देर यूं ही एक दूसरे की बाहों में सो गए। रात गुजरी और फिर सूरज की किरणों ने कमरे में दस्तक दी।
प्रभास की आंखें खुली तो अपनी बाहों में उसे गहना दिखाई दी। वो दोनों जमीन पर ही सो गई थी। प्रभास हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से बोला, तुमने मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं किया। मैं नाराज हूं तुमसे। उसके इतना बोलते ही गहना ने हल्के से अपनी आंखें खोली। उसने प्रभास की बात सुन ली थी। उसने प्रभास के गाल पर प्यार से अपना हाथ रखा तो प्रभास ने नाराजगी से अपना चेहरा फेर लिया। उसकी इस हरकत से गहना के होठों पर हंसी खिल गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही उन दोनों के कानों में सुनीता की आवाज़ आई, जो प्रभास का नाम लेकर चिल्ला रही थी। प्रभास ने हड़बड़ाकर गहना को छोड़ा और नीचे की तरफ भागा। गहना भी कमरे से बाहर निकलकर खड़ी हो गई। बालकनी में नीचे आंगन में देखने लगी। प्रभास नीचे आया तो सब लोग वापस आ चुके थे। प्रभास के आते ही सुनीता उस पर चिल्लाई, तुमने शिवा को पुलिस स्टेशन भिजवाया? प्रभास ने एक बार सबकी तरफ देखा और बोला, हाँ, क्योंकि आप सबकी पीठ पीछे उसने गहना के साथ गलत हरकत की। उसके इतना कहते ही प्रभास की चाची ने उस पर अपना हाथ उठा दिया और बोली, अपनी बीवी के कारनामे छुपाने के लिए मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगा रहा है तू? तभी सपना आगे आई और आग में घी डालते हुए बोली, आप ये क्या कह रही हैं? और नहीं तो क्या, भाभी ने कुछ दिन पहले ही मुझे बताया था कि इन दोनों के बीच में पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं है। इसलिए जब पति कुछ नहीं कर रहा तो वो कहीं ना कहीं तो मुंह मारेगी ही ना। प्रभास अब जोर से चिल्लाया, चाची, शिवा के गुनाहों पर पर्दा मत डालिए। वो क्या कर सकता है ये मुझे, आपको और यहाँ खड़े हर इंसान को पता है। ये बोलकर प्रभास ने सपना की तरफ देखा तो सहसा ही उसने डर से गर्दन झुका ली। प्रभास आगे बोला, और उसने जो किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है। अगर कल मैं समय पर नहीं आता तो वो गहना के साथ। प्रभास के आगे बोलने से पहले ही उसके गाल पर एक थप्पड़ पड़ा, जो उसके पिता कमल ने मारा था। प्रभास ने उनकी तरफ देखा तो वो बोले, कुछ देर पहले मेरे पास दिल्ली से फ़ोन आया था। इस लड़की की वजह से तुम वहाँ नहीं गई। तुम्हारे वहाँ ना पहुँचने से हमें पूरे 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रभास इस समय अपने पिता की सोच पर हैरान हो रहा था। वो धीरे से बोला, आपको गहना की इज्जत से ज़्यादा बिजनेस की पड़ी है? कमल उसके पास आए और बोले, हाँ। जवाब सुनकर प्रभास ने उन पर से अपनी नज़रें हटाई और सुनीता की तरफ देखा, जो गहरी नज़रों से उसे देख रही थी। तब उसके चाचा आगे आई और कमल से बोले, भाई साहब, इससे कहिए कि अपनी कंप्लेन वापस ले और शिवा को घर ले आए। बाहर के लोगों को पता चलेगा तो हमारी कितनी बदनामी होगी। घर की बात है, घर के अंदर ही रहे तो अच्छा है। प्रभास गुस्से से चिल्लाया, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाऊँगा और उसके खिलाफ एक्शन लूँगा और कोशिश करूँगा कि उसे सज़ा ज़रूर मिले। और एक बात आप सब सुन लीजिए, अगर शिवा इस घर में आया तो मैं इस घर में नहीं रह पाऊँगा। कमल, ठीक है, अगर यही करना है तुम्हें तो यही सही, पर एक बात कान खोल कर सुन लो, शिवा को तो हम छुड़ा ही लेंगे, आगे तुम्हारी मर्जी। प्रभास ने एक बार सबकी तरफ देखा और फिर सुनीता को देखते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। ऊपर आया तो गहना आंखों में आंसू लेकर उसे निहार रही थी। शादी के समय उसे लगा था कि उसकी जीजी के साथ अन्याय हुआ है। अगर वो घर छोड़कर भागी है तो उसमें प्रभास का भी कहीं ना कहीं गलती होगी, पर वो गलत थी। धीरे धीरे प्रभास की अच्छाइयाँ उसके सामने आती रही तो वो उसकी ऋणी हो गई थी। उसे अपनी किस्मत पर गर्व हो रहा था कि उसे जीवन साथी के रूप में प्रभास मिला है। वो प्रभास के पीछे पीछे कमरे में आई तो देखा कि प्रभास अपना सामान पैक कर रहा था। गहना उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? प्रभास भरे हुए गले से बोला, हम दोनों इस घर से जा रहे हैं, तुम भी अपना सामान डाल लो। गहना हड़बड़ा कर बोली, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी वजह से आप ये घर नहीं छोड़ सकते। प्रभास को उसकी बात सुनकर अचानक ही गुस्सा आ गया। वो उस पर चिल्लाया, तुम्हारी वजह से? क्या हमारा कोई रिश्ता नहीं है? गहना उसकी आवाज़ सुनकर सहमी सी उसकी तरफ देखने लगी तो प्रभास गुस्से से बौखलाया हुआ दोबारा चिल्लाया, बोलो, क्या रिश्ता है हमारा? गहना तब भी चुप रही तो प्रभास ने अपने हाथ में पकड़ी हुई अपनी शर्ट ट्रॉली बैग के ऊपर फेंकी और बोला, तुम्हें पता है मैं किस हद तक तुमसे प्यार करता हूँ? नहीं, तुम्हें नहीं पता। अगर पता होता तो मुझ पर यकीन करती, मुझ पर विश्वास करके मुझे अपनी तकलीफ बताती। पर वो बोलते बोलते रुका तो गहना ने दूसरा बैग उठाया
और अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर उसमें रखने लगी। उसे प्रभास की नाराज़गी और गुस्से का अंदाज़ा हो गया था। लिहाजा उसने अपना दिमाग चलाया और सोचा कि इस समय प्रभास से पंगा लेना ठीक नहीं है। प्रभास भी चुप था, मगर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस पर गुस्सा करे, गहना पर या अपने परिवार पर। गहना ने उस पर भरोसा नहीं किया और उसके परिवार ने भी नहीं किया। 3-4 बार ऊपर नीचे के चक्कर लगाकर गहना सारा सामान समेट कमरे में आई तो देखा कि प्रभास बिस्तर पर औंधे मुंह लेटा हुआ है। उसने एक गहरी सांस ली और कमरे को देखा। सब कुछ बिखरा हुआ था। सबसे पहले कमरा साफ करना ही उसे सही लगा। अगले ही पल वो काम में लग गई। प्रभास सोया नहीं था, बस गहना का काम करना लेटे हुए महसूस कर रहा था। वो शिद्दत से कमरा साफ करने में लगी हुई थी कि तभी सुनीता मुनिया के साथ वहाँ आई। सुनीता को देखकर गहना काम छोड़कर सीधी खड़ी हो गई। सुनीता ने मुनिया को इशारा किया तो उसने खाने की प्लेट अंदर टेबल पर रख दी और वहाँ से चली गई। सुनीता ने एक बार प्रभास को देखा जो बिस्तर पर लेटा हुआ था। फिर वो गहना से मुखातिब होती हुई बोली, जो कुछ भी विनीता के साथ हुआ या जो कुछ भी मैंने उसके साथ किया, उसकी भरपाई करने के लिए मैं तुम्हें इस घर में लेकर आई थी। गहना हल्की सी गर्दन झुकाए सुनीता की बातें सुन रही थी। सुनीता दोबारा बोली, पर इस बार मेरा फैसला गलत था। भूल गई थी कि कोई भी रिश्ता ज़बरदस्ती नहीं बनता। सबसे बड़ी गलती तो मुझसे तभी हो गई थी जब मैंने 17 साल की उम्र में तुम्हें इस घर के लिए चुन लिया। प्रभास ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की थी, पर फिर भी मैं नहीं मानी और हार कर उसे मेरी बात माननी पड़ी। पर अब लगता है कि अगर तब उसकी बात सुनकर रुक जाती तो कम से कम तुम्हारी ज़िंदगी तो इस तरह बर्बाद नहीं होती। गहना गौर से सुनीता को देखते हुए बात समझने की कोशिश करने में लगी हुई थी। सुनीता, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैं अब अपनी गलती सुधार लेती हूँ। तो गहना की तरफ एक कदम बढ़ी और बोली, तुम्हारे माँ बाप से मैं बात कर लूँगी। गहना सुनीता की आंखों में देखते हुए बोली, मतलब? सुनीता, मतलब तुम प्रभास और अपने रिश्ते को लेकर सोच लो। अगर इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती हो तुम अपना फैसला ले सकती हो। सुनीता की बात सुनकर वो हैरान रह गई। वो सीधी तौर पर उसे प्रभास से अलग होने के लिए बोल रही थी और अब इस बात का क्या मतलब था कि ये शादी एक गलती थी। बिस्तर पर लेटा प्रभास भी सुनीता की बात सुनकर हड़बड़ा गया था। उसका दिल धड़क गया था, पर उसने ना जाहिर करते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और उसकी बंद आंखों से ही पानी निकल आया था। सुनीता ने गहना को ऐसा असमंजस में देखा तो उसका गाल थपथपाकर बोली, कोई जल्दी नहीं है, सोच समझकर फैसला लेना। वो जाने लगी तो गहना उन्हें रोकते हुए बोली, मैं फैसला ले चुकी हूँ। सुनीता ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। प्रभात की धड़कन भी बाखस्ता सी बढ़ गई कि गहना बोली, मेरी शादी शायद अब आपको गलत लग रही है, पर मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे जीवन साथी के रूप में इन्हें दिया है और हमेशा मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। सुनीता उसकी बात सुनकर फूली नहीं समा रही थी, पर सिर्फ चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम दोनों खाना खा लेना। सुनीता वहाँ से गई तो गहना ने दरवाज़ा बंद कर लिया और गुस्से से तेज़ तेज़ चलकर प्रभास के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, अब तो ये सोने का नाटक बंद कर दीजिए। प्रभास कुछ नहीं बोला, बस उसने अपना मुंह घुमा लिया। गहना बिस्तर पर चढ़कर दूसरी तरफ बैठ गई और बोली, इसका मैं क्या मतलब समझूं? प्रभास ने फिर पहली वाली तरफ ही मुंह घुमा लिया तो गहना बिस्तर से उतरकर ज़मीन पर खड़ी हो गई और बोली, क्या इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि मैं आपकी ज़िंदगी से चली जाऊं? प्रभास फिर से मुंह घुमाने लगा तो गहना ने झुककर अपने हाथों से उसका मुंह पकड़ लिया और बोली, ये क्या गाय की तरह गर्दन इधर उधर घुमा रहे हैं आप? मैं थक गई हूँ। उसका स्पर्श पाकर आखिरकार प्रभास ने अपनी आंखें खोली और उसका हाथ हटाते हुए बोला, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है, बाकी तुम्हारी इच्छा। वो इतना बोलकर वहाँ से उठकर वॉशरूम में चला गया और गहना को उसकी नाराज़गी अंदर तक चुभी। उसे एहसास हो रहा था कि अगर वो उसे सिवा के बारे में बता देती तो इस समय उसे प्रभास की नाराज़गी नहीं झेलनी पड़ती। खैर, खफा खफा सा प्रभास और मायूस सी गहना, इसी चुप्पी में ही रात हो गई। उन दोनों ने ही सुबह से कुछ नहीं खाया था। प्रभास पुलिस स्टेशन से आया और फिर से बिस्तर पर पसर गया और इस पर गहना मुंह बनाकर बड़बड़ाई, सुबह से लेटना कुछ ज़्यादा ही भारा है।
वो प्रभास की भूख का अंदाज़ा लगाते हुए खाना लेने रसोई में आई तो सुनीता पहले से ही वहाँ थी। गहना खाना गर्म करने लगी और इस दौरान सुनीता ने अपनी पार की नज़रों से गहना की मायूसी भांप ली। वो उसके पास आकर बोली, क्या हुआ? प्रभास ज़्यादा नाराज़ है क्या? गहना को एक पल को अचंभा हुआ सुनीता की बात पर। शर्म के मारे उसे जवाब नहीं सूझा तो वो चुप ही रही। सुनीता हंसते हुए बोली, उसके चेहरे पर भी सुबह से ही ऐसी ही उदासी है। गहना की हिम्मत नहीं हुई पलके उठाकर देखने की। वो चुपचाप खाना प्लेट में लगाती रही। सुनीता बोली, वो तुम्हें चाहता है और सुबह तुम्हारा जवाब सुनकर ये तो पता चल गया है कि तुम भी उसे चाहती हो, तो फिर ये नाराज़गी क्यों है? गहना ने हैरानी से सुनीता को देखा तो बोली, जा प्यार से मना ले उसे। गहना ने शर्माकर दोबारा अपनी पलकें झुकाई तो सुनीता वहाँ से हंसकर जाने लगी और जाते जाते बोली, और उसकी इच्छा के साथ साथ मेरी इच्छा मत भूलना। उफ! सुनीता की बात सुनकर गहना के मुंह से दर्द भरा उफ ही निकल पाया। सुनीता नहीं सुधर सकती थी। गहना खाना लेकर कमरे में आई। प्रभास अभी तक वैसे ही लेटा था। गहना ने खाना टेबल पर रखा और प्रभास के पास आकर बोली, खाना खा लीजिए। प्रभास ने अपनी हरकत कायम रखी और मुंह फेर लिया। गहना को उसके मुंह फेरने पर बड़ी झल्लाहट हुई। वो दूसरी तरफ से उसके पास सामने आ गई। प्रभास ने फिर मुंह फेर लिया। वो फिर से बंदर की तरह कूदकर दूसरी तरफ आ गई। प्रभास अब चिढ़कर उठ बैठा और बोला, ये क्या बंदर की तरह इधर उधर कूद रही हो? अभी वो कुछ और बोलता कि तभी गहना ने फुर्ती दिखाते हुए खाने की प्लेट से एक निवाला तोड़ा और उसके मुंह में रख दिया और प्रभास उसकी स्पीड देखकर हैरान रह गया। प्रभास को वो निवाला खाना पड़ा। उसने दोबारा बोलने के लिए मुंह खोला तो गहना ने फिर से उसके मुंह में निवाला रख दिया। हार कर प्रभास लेट गया और गहना की हंसी निकल गई। प्रभास उसकी हंसी सुनकर दोबारा उठकर बैठ गया और जैसे ही बोलने को हुआ, गहना ने निवाला तोड़ा तो प्रभास ने अपना मुंह पर हाथ रख लिया और इसी के साथ उन दोनों की हंसी निकल गई। गहना हंसते हुए बोली, आपको ढंग से नाराज होना भी नहीं आता प्रभास, पर तुमने मुझे ना बताकर ठीक नहीं किया। तुमने मुझसे कुछ भी ना छुपाने का वादा किया था। गहना ने फौरन ही अपने कान पकड़ लिए और बोली, माफ़ कर दीजिए ना। प्रभास ने गर्दन घुमाई और छोटे बच्चों की तरह बोला, मैं नहीं मानूंगा। गहना ने उसका मुंह अपनी तरफ किया और बोली, तो फिर कैसे मानेंगे आप? प्रभास ने उसकी तरफ गहरी नज़रों से देखा और फिर उसके जोड़े में फंसी स्टिक निकाल दी। गहना के लंबे बाल उसकी पीठ पर लहरा गई। कुछ एक बाल उसके चेहरे पर बिखर गए थे तो प्रभास अपना हाथ बढ़ाकर उसे हटाने लगा। अचानक ही उसकी नज़र गहना के बालों से हटकर उसके चेहरे पर पड़ी। उसके माथे पर पड़ी सलवटें और उसकी जोर से भींची हुई आंखें प्रभास को उसका डर बयां कर रही थी। प्रभास ने जिसे नाजुक समझकर अभी तक बचा कर रखा था, सिवा की हरकत उसे काफ़ी कुछ समझा गई थी। प्रभास ने अपना हाथ पीछे किया और बोला, खाना खाएं? गहना ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंसुओं से लबालब आंखें प्रभास से बहुत कुछ कह गई थी। उसने गहना का हाथ पकड़कर उसे अपने से सटाकर बिठाया और उसे खाना खिलाने लगा। इस समय उसका प्यार भरा स्पर्श ही गहना की दवा का काम कर रहा था। गहना अपनी पीठ प्रभास के सीने से लगाई बैठी थी और चुपचाप खाना खा रही थी। कुछ देर बाद प्रभास ने प्लेट सरकाई और गहना को लेकर बेड के सिरहाने से टिक गया। वो गहना के बालों में अपनी उंगलियां घुमा रहा था। गहना धीरे से बोली, आप सारे दिन सोए हैं तो अब आपको नींद कैसे आएगी? प्रभास भी धीरे से बोला, मैं सो नहीं रहा था। गहना झट से उससे अलग हुई और बोली, बस यही सुनना था मुझे, और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्रभास हैरान सा बोला, क्या? गहना, आपको एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती है। प्रभास हल्का सा असर बोला, अच्छा। गहना बिस्तर के एक तरफ सरक गई और लेटती हुई बोली, हाँ, और अब मुझे नींद आ रही है। आप थोड़ी सी एक्टिंग और कर लीजिए, क्या पता सच में नींद आ जाए। उसकी शरारत देखकर प्रभास का मुंह खुला का खुला रह गया। वो लेटा और बोला, ये शरारत उधार रही। सटकर लेटी हुई गहना ने दांतों तले अपनी उंगली दबाई और प्रभास की हंसी निकल गई। लगभग 3 वर्ष बाद गहना सो रही थी और प्रभास ऑफिस के लिए तैयार हो गया था। प्रभास ने अपना सामान लिया और गहना के पास आ गया।
गहना का बढ़ा हुआ पेट गवाही दे रहा था कि प्रभास और उसका अंश इस दुनिया में आने वाला था। प्रभास ने पहले गहना के माथे को चूमा और फिर गहना के पेट को। उसके स्पर्श से गहना की आंखें खुल गई। प्रभास उसे हिदायत देते हुए बोला, अपना ख्याल रखना, ज़्यादा उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है। गहना ने मुंह बनाया और बोली, आजकल मेरे पास मेरी पर्सनल केयर टेकर है, वो बिस्तर से उठने दे तब तो मैं कुछ करूँगी। प्रभास ने उसकी बात सुनकर उसे आंखें दिखाई और गहना ने उसकी अपनी बत्ती सी दिखाई। तभी किसी के आने की आहट हुई तो गहना बोली, लो आ गई मेरी केयर टेकर। प्रभास ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए दरवाजे की तरफ नज़र घुमाई। सुनीता नाश्ते की प्लेट लिए खड़ी थी। प्रभास उसके आते ही गहना को आंखों से हिदायत देते हुए बाहर चला गया। सुनीता ने अंदर आकर नाश्ते की प्लेट गहना के आगे रख दी। प्रभास के ऑफिस जाने के बाद सुनीता ही गहना का ध्यान रखती थी। मजबूरी थी भाई, पोते जो चाहिए थे उनके लिए इतना तो करना बनता ही है। हाँ भाई, सही सुना, पोते, जुड़वा बच्चे आने वाले थे, उनकी सेवा तो सुनीता को करनी ही पड़ेगी, नहीं तो अपने पोते को क्या मुँह दिखाएगी। पर गहना को ये चिंता खाई जा रही थी कि अगर लड़कियां हुई तो क्या होगा। प्रभास का तो उसे पता था कि वो खुश ही होगा, पर सुनीता। गहना का आखिरी महीना चल रहा था। आज उसका ऑपरेशन होना था क्योंकि गर्भ में जुड़वा बच्चे थे और उसकी उम्र काफ़ी कम थी, इसलिए डिलीवरी के दौरान थोड़ी बहुत समस्याएं होने वाली थी, जिनसे बचने के लिए प्रभास ने फरमान जारी कर दिया था कि गहना का ऑपरेशन करवा दिया जाए, क्योंकि वो गहना को किसी भी दर्द में नहीं देख सकता था। अगर कभी भी गहना को प्रेगनेंसी की वजह से हल्का फुल्का दर्द भी हो जाता था, तब भी वो तड़प उठता था। पहली तिमाही में होने वाली परेशानियों से ही वो बहुत खिंच गया था। गहना को खुद की तकलीफ से फर्क बाद में पड़ता था, पहले प्रभास का मुंह रोतला हो जाता था। वो तो कुदरत पर उसका बस नहीं चला, नहीं तो गहना की जगह खुद ही बच्चा पैदा कर लेता। उसकी झल्लाहट और खिंच पर गहना और सुनीता खूब हंसते थे। सुनीता बिल्कुल नहीं चाहती थी कि गहना का ऑपरेशन हो। उनका मानना था कि बच्चों को अपने समय से नेचुरल तरीके से ही आना चाहिए, पर प्रभास के आगे ये बात नहीं बोल सकती थी। कहीं घर छोड़ने पर अड़ जाता तो। इससे अच्छा तो यही था कि वो ये ऑपरेशन की बात सहल जाए। उम्मीद से दुगना मिल रहा था, पर वो भी पहली ही बार में, इसलिए कुछ बोलना रिस्की हो सकता था। पर आज गहना को बहुत दर्द लग रहा था। वो आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल बना रही थी कि तभी प्रभास ने आकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और बोला, इतना क्यों डर रही हो? ये किसी बीमारी का ऑपरेशन नहीं है, इसलिए डरने जैसी कोई बात नहीं है। उसने सबसे बड़ी बात, मैं रहूँगा ना वहाँ तुम्हारे साथ। मैंने डॉक्टर से इस चीज़ की परमिशन भी ले ली है। गहना घबराई हुई सी बोली, मुझे इस चीज़ से डर नहीं लग रहा। प्रभास ने उसे अपनी तरफ घुमाया और बोला, तो? गहना, माँ पोतों की आस लगाए बैठी है, अगर लड़कियां हो गई तो क्या वो उन्हें नहीं अपनाएंगी? प्रभास हंसकर बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें याद है ना, सच्चाई जानते हुए भी परी को उन्होंने इस घर में जगह दी थी। वो कुछ नहीं कहेंगी, बस मेरा काम बढ़ जाएगा। गहना कंफ्यूज सी बोली, वो कैसे? प्रभास, वो ऐसे कि कुछ सालों बाद उसके पोते की इच्छा भी पूरी करनी पड़ेगी ना, और उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। गहना ने उसकी बात का मतलब समझते हुए उसे हल्का सा धक्का दिया और बोली, जी नहीं, चाहे लड़के हो या लड़कियां, दो ही काफ़ी हैं। वो इतना कहकर बाहर चली गई और प्रभास भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर बाद पूरा परिवार हॉस्पिटल में था। प्रभास और गहना दोनों की ही दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। गहना का तो समझ आ रहा था, पर प्रभास को देखकर हर कोई हंस रहा था। खैर, 1 घंटे बाद गहना का ऑपरेशन हो चुका था और रूही जैसे दो मुलायम से बच्चे प्रभास की गोद में थे, एक लड़का और एक लड़की। गहना अभी बेहोश थी। प्रभास उन्हें लेकर बाहर आया और सबको खुशखबरी सुनाई, और उसकी उम्मीद से उलट सुनीता ने सबसे पहले नन्ही सी गुड़िया को अपनी गोद में लिया और मुनिया से बोली, पूरे अस्पताल में मिठाई बटा दे, ठाकुर खानदान में लक्ष्मी आई है। कुछ देर बाद सुनीता ने फाइनली अपने पोते को अपनी गोद में लिया और उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका जीवन सफल हो गया हो। प्रभास का बच्चा देखना उसके बरसों का सपना था, जो आज पूरा हुआ तो आंखें छलछला गई। उनके तो
दोनों ही हाथ भर गए थे। पोते की खुशी में पोती पर भी निहाल हुई जा रही थी। आज गहना और प्रभास के बच्चों का नामकरण था। साथ ही आज वो 1 महीना हो गया था। सुनीता खुद तो दोनों को पालने में लिटाकर उनकी चौकीदारी कर ही रही थी और सब पर हुक्म भी चला रही थी। प्रभास ने बात बिल्कुल सही कही थी कि सुनीता चाहे सख्त मिजाज की थी, पर लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं करती थी। सब उसके इशारे पर इधर उधर भागकर काम में लगे हुए थे। सबसे ज़्यादा भाग दौड़ 4 साल की परी कर रही थी, जो अपने भाई बहन के आने पर गिलहरी की तरह फुदक रही थी। सुनीता ने कभी परी को आने से नहीं रोका था। वो जब भी आती, सुनीता उसे भर भर कर खिलौने और कपड़े दिलवाती थी और वो भी सुनीता को हर काम में मदद करती। रवि शाम को उसे लेकर जाने वाला था। सुनीता ने सोफे पर बैठे हुए परी को आवाज़ लगाई, छोरी जा अपने माँ पापा को बुला ला। परी गर्दन हिलाती हुई ऊपर की तरफ भागी। प्रभास और गहना शीशे के आगे खड़े थे। प्रभास गहना के गले में हार पहनाता हुआ बोला, माँ तो अच्छी खासी बिजी हो गई है, बच्चों के अलावा किसी और की तरफ देखती भी नहीं। गहना अपने हाथ झटकते हुए बोली, हाँ, और मैं खाली, वो मेरे पास तभी आते हैं जब उन्हें भूख लगती है। प्रभास अफसोस से मुंह बनाकर बोला, ये तो बड़े दुख की बात है। चलो फिर एक बच्चा और कर लेते हैं और उस पर तुम अपना हक जमा लेना। गहना प्रभास को खुद से दूर करती हुई बोली, जी नहीं। प्रभास तेजी से उस पर झुकते हुए बोला, अरे क्यों नहीं। तभी दरवाज़ा खुला और छोटी सी परी उन्हें डिस्टर्ब करते हुए बोली, आपको दादी बुला रही है। परी को देखकर प्रभास फौरन ही गहना से दूर हटा। गहना ने परी को देखा और उसका हाथ पकड़कर नीचे जाने लगी। प्रभास भी उनके पीछे चल पड़ा। परी और गहना एक दूसरे का हाथ पकड़े एक एक सीढ़ी छोड़कर उछलते हुए सीढ़ियाँ उतर रही थी और दोनों ही खिलखिलाती जा रही थी। परी के साथ वो एकदम बच्ची बन जाती थी। आखिर परी ही तो थी जिसने जाने अनजाने उसे पहली बार माँ बनने का एहसास करवाया था, तो उसका मोह तो छूटना नामुमकिन था। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नई कहानी में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया।